subject advertisement and consumer behavior, and from its first unit we will cover the nature and the scope of advertising. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था, इसके महत्व के बारे में हमने स्टडी किया था। अब जो नेचर है या विज्ञापन की जो प्रकृति है, एडवर्टीजमेंट का जो नेचर है वो क्या होता है, किस तरीके से नेचर को हमको देखना है कि भाई फर्स्ट नेचर इंक्लूड द डिफाइंड टारगेट मार्केट। जब भी किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग की जाती है, ध्यान से समझिएगा कि जब भी किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग की जाती है तो उसके लिए पहले डिफाइन करना टारगेट मार्केट को बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचना है इसलिए आप जहाँ चाहें वहाँ पर उसकी मार्केटिंग करके आ सकते हैं, या एक ऐसी जगह पर आप उसकी सेलिंग पर जोर दे रहे हैं जहाँ पर लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है या उसके महत्व को वो नहीं समझते हैं। तो जब आप ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं तो ऐसे में टाइम और मनी दोनों वेस्टेज हो जाता है फुल। अब ऐसा ना हो इसके लिए जब भी एडवर्टाइजिंग की जाती है तो टारगेट मार्केट को डिफाइन करना उसकी पहली प्रायोरिटी होती है, पहली प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले तो टारगेट मार्केट को डिफाइन किया जाए कि जहाँ पर आपको वो कस्टमर मिलेंगे जिनके लिए ये एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाया गया है, या वो लोग उस प्रोडक्ट के इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को समझते हैं और उसको परचेज करना चाहते हैं। तो अगर आप आपके टारगेट मार्केट को क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको आपकी वस्तुओं को, सेवाओं को, उत्पादों को बेचने में क्या होगी, आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप स्कूल में रहे होंगे तो अलग अलग कॉलेजेस वालों ने डेफिनेटली आपके स्कूल में आकर सेमिनार दिए होंगे, ठीक है, या आपकी काउंसलिंग की होगी कि आफ्टर 11th और 12th आपको क्या क्या कोर्स मिल सकते हैं या किन किन कोर्स में आप करके इन फ्यूचर में आपको क्या क्या जॉब मिल सकती है, सभी ने देखा होगा। तो एक्चुअल में ये जो कॉलेजेस वाले जिन्होंने आपको अप्रोच किया होगा तो उनके लिए, या कोई कोचिंग क्लास वाले जब भी आपके स्कूल में आकर कोई सेमिनार देकर गए होंगे तो आप उनके लिए क्या थे, टारगेट कस्टमर थे, आप उनके टारगेट मार्केट का एक हिस्सा थे। ठीक है, इसमें गलत कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी हाउसवाइफ के पास जाकर अपनी कोचिंग के बारे में बताते तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों ने महत्व को समझा, बच्चों ने देखा कि भाई अगर हमें कहीं से कोई सही जानकारी मिल रही है तो डेफिनेटली हमको उसका एडवांटेज लेना चाहिए, हमें उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है, कोई टेस्ट हुआ या कोई पेपर पे आपको कभी कोई टिक मार्क करने के लिए क्वेश्चन आयर दिए गए, तो जनरली ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो जनरल अवेयरनेस है उसको भी पता लगाया जाता है कि भैया बच्चे की क्या कैपेसिटी है, बच्चा कितना चीज़ों को समझता है। तो इस तरीके से हर प्रोडक्ट, हर वस्तुओं के क्या होते हैं, टारगेट मार्केट होते हैं। जब उन मार्केट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उनका पता लगा लिया जाता है, तो एडवर्टाइजिंग करना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान काम हो जाता है। और आसान इसलिए हो जाता है कि जो आपका एम था, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, वो आप उससे क्या कर पाए, पूरा कर पाए। अननेसेसरी अगर आप टाइम वेस्ट करके चले गए, अगर आपका जो सेमिनार था वो 11th-12th की जगह 7th-8th में हो गया होता तो कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि 7th-8th का बच्चा 12th तक आएगा, जब तक वो आपकी चीज़ों को याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा, है ना। लेकिन 11th-12th के बाद जब बच्चों को जस्ट कॉलेज वगैरह सिलेक्ट करने होते हैं तो वो उस चीज़ पर फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, वो ध्यान से सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि उनका बेनिफिट उन्हें मिलना है ना। और एज वेल एज इंस्टीट्यूट को भी अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो उनके कॉलेज में आकर या उनके इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ाई करेंगे, तो और अच्छा प्लेसमेंट भी ले पाएंगे। तो इस तरीके से जो टारगेट मार्केट होता है, टारगेट मार्केट अगर पता है तो यू कैन डू द एडवर्टाइजिंग इन वेरी गुड मैनर, आप बेहतर तरीके से फिर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो पहला नेचर क्या हो गया कि भाई सबसे पहले तो टारगेट मार्केट को पता करो कि आपके कस्टमर कहाँ हैं, आप उन पर फोकस करोगे, आप वहीं पर एडवर्टाइजिंग करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट मेजर इश्यूज एडवर्टाइजमेंट बजट। देखो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में बहुत हद पैसा खर्च होता है। जितना प्रोडक्शन में होता है, ठीक है, जितना
रॉ मटेरियल खरीदने में होता है उतना या उससे कहीं ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में लोगों को खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आजकल का जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा क्या एडवांस कस्टमर है। अगर आप उसको कुछ बेहतर तरीके से या अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके या आप कुछ उसको इनोवेटिव तरीके से कोई आइडिया देते हैं या जानकारी देते हैं, देन ओनली दे विल एक्सेप्ट योर आइडियाज, योर थॉट्स, योर व्यूज, दे विल लिसन इट केयरफुली। अदरवाइज ये चेंज करो यार, क्या एडवर्टीजमेंट आ रहा है बकवास, लाइक दैट, ऐसा होता है। तो ऐसे में फिर आपके उस बजट को सेट करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप मालूम है कि दैनिक भास्कर में आपने कभी देखा होगा कि बिल्कुल फ्रंट पेज पर अगर किसी भी प्रोडक्ट का कोई एडवर्टीजमेंट आया है तो वो उसके लिए 1 लाख to 3 लाख क्या करती है, कंपनी पे करती है दैनिक भास्कर के पहले पेज पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। तो देखो कि सिर्फ एक बार या कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंतराल से एडवर्टीजमेंट आएगा, या फर्स्ट पेज पर आएगा या लास्ट पेज पर आएगा या बीच में थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज में नीचे कहीं कोने में आएगा, तो सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं, कितना पैसा देना होता है तब जाकर एडवर्टीजमेंट आपका छपता है पेपर में, है ना। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट बजट को, अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया और ख़त्म, नहीं, आपको हो सकता है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने हो या दूसरे मीडिया चैनल के थ्रू आपको आपका एडवर्टीजमेंट करना हो, तो सबको पैसे देना होगा, तो कहीं आपका बजट जो है वो गड़बड़ा ना जाए। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा करना है इसका भी बजट तय करना बहुत आवश्यक होता है। थर्ड नेचर इज टू प्रमोशनल मैसेज। ठीक है, अब प्रमोशनल मैसेज मतलब कि जब कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है, जब हम कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो उसमें उसका प्रमोशन किस तरीके से किया जाए, ये मैसेज क्या होता है, छुपा हुआ होता है उसको प्रमोट करने का। जैसे अगर हम बोर्नविटा का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो मदर उसके सन के साथ रन करती है और वो इस तरीके का एक पीछे से वॉइस आता है कि ये तब नहीं जीतेगा जब मैं इसे जीतने दूंगी, और लाइक दैट, आपने सुना होगा सबने, है ना। तो प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज यहाँ पर क्या कह रही है कि भाई जब बच्चे इस चीज़ के एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, जब एथलीट इस चीज़ के एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट क्या होगा कि बोर्नविटा इज अ गुड मिल्क ड्रिंक, कि वो उसका एक अच्छा ड्रिंक है, और अगर हम बोर्नविटा को यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो जो भी प्रमोशनल मैसेज है वो एडवर्टाइजमेंट में छुपा हुआ होगा और लोगों को उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट इज टू चूज मीडिया स्ट्रेटेजी। चूज मीडिया स्ट्रेटेजी मतलब कि जो मीडिया का स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, उसको सिलेक्ट करना। कि भैया मीडिया की स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि वी हैव टू फोकस ऑन जस्ट 3 और 4 कस्टमर, 4 लोगों को हमने समझा दिया तो बाकी की भीड़ अपने आप अपने मेरे पास आ जाएगी। या मैंने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अगर कोई एक छोटा सा मैसेज चला दिया तो वो बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा। तो मीडिया की स्ट्रेटेजी क्या कहती है ये भी डिपेंड करता है ना, इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग का जो नेचर है वो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से मीडिया की रणनीतियाँ हैं और वो कस्टमर को कितने बखूबी ढंग से अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। कई बार होता है कि कोई विवाद, जनरली देखना कि ये जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ये विवादित अपनी मूवी कोई भी लॉन्च होने से पहले कुछ इस तरीके से बयानबाजी देते हैं कि वो विवादों में फंस जाते हैं या वो कंट्रोवर्सी उन्हें जब घेर लेती है तो ऐसे में पता लग जाता है कि अच्छा इनकी कोई मूवी आने वाली है। तो ये जनरली वी कैन कॉल इट स्टंट, है ना, ये एक स्टंट होता है। अपने आप की अपनी चीज़ों को प्रमोट करने का ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि भैया लोगों में अवेयरनेस कैसे लाएं। तो हम कुछ गलत या कोई विवादित बयान देकर या हम किसी गलत का सपोर्ट करके लाइमलाइट में आ सकते हैं ना, लोगों के एकदम से ध्यान जाएगा कि अच्छा उसने क्या कहा यार, अभी रिसेंटली कुछ कहा क्या, इस तरीके से चीज़ें, हाँ हाँ उसकी कोई मूवी आने वाली ना इसलिए उसने ऐसा कहा, तो क्या हो गया, एक तरीके से प्रमोशन हो गया। तो ये उस व्यक्ति के माइंड गेम था। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए भी जो मीडिया स्ट्रेटेजी होती है वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है। देन एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस। अब एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस का क्या अर्थ है कि जो एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है या हम एफएम के माध्यम से सुन रहे हैं या बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से हम देख रहे हैं, घर पे हमारे पैम्पलेट आ रहा है ना, कोई हमें पैम्पलेट देके जा रहा है या बुकलेट्स हैं या ब्रोशर्स हैं, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है जो रीडर है या जो व्यूअर है उसके देखने के उसके माइंड पर, ठीक है, वो किस तरीके से उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है,
उनको वो स्वीकार कर रहा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस पर डिपेंड करता है कि भाई कितने प्रभावशाली ढंग से आपने विज्ञापन को दिखाया है। जितना आपका एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव होगा उतना ही वो एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा इमेज छोड़ेगा कस्टमर के माइंड पर कि भाई आप मुझे इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, या मुझे लाइफ इंश्योरेंस का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है, वो फ़ोन पे का एडवर्टीजमेंट है शायद, कि उसमें फ़ोन पे के थ्रू अब आप गाड़ियों का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं ना। तो उसमें आलिया भट्ट रहती है और वो ट्रैफिक सिग्नल वाला जो उसको रहता है वो इंश्योरेंस दिखाने को कहता है, तो वो जस्ट शी ऑफर्स हिम लॉलीपॉप, ठीक है। तो वो नहीं मानता है और फिर एट लास्ट निकलता है उसका कंक्लूज़न कि भाई अब आप फ़ोन पे के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का, अपनी मोटर बाइक का जो है वो इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इसने एडवर्टीजमेंट जो भी देख रहा था उस दौरान उसके मन में क्या छोड़ दिया, एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ दिया कि अच्छा अब मुझे पर्टिकुलर किसी पर्सन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है पॉलिसी खरीदने के लिए, है ना, या रिन्यू कराने के लिए। अब मैं जनरली अपने फ़ोन पे के माध्यम से भी अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई व्यक्ति को। तो एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस इस चीज़ को कहते हैं कि जब कोई जनरली आपकी चीज़ों को देखकर और आपकी उन वस्तुओं को खरीदने के लिए नेक्स्ट डे ही क्या चले जाए, मार्केट में चले जाए और भीड़ लग जाए आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या भीड़ ना लगे तो कुछ समय अंतराल से इतना प्रॉफिट आप गेन कर लें जो आप चाह रहे थे। दैट मीन्स कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या हुई, सफल हुई। तो दीज आर द नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द स्कोप ऑफ एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट स्कोप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू द इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी जब कोई न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में, कोई नए उत्पाद को क्या करती है, अगर मार्केट में लॉन्च करती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं भी आपको देखती हूँ, रिसेंटली अभी देखा मैंने कि आपने देखा होगा कि गोदरेज, ठीक है, गोदरेज जो है बहुत पुरानी कंपनी है। पहले वो गोदरेज मैजिक अपना एक हैंड वॉश लेकर आई थी कि आप कुछ 1 या 750 ml वाटर में अगर उसको, उस रिफिल पैक को आप क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, तो वो हैंड वॉश बनकर तैयार हो जाता है। ये नया कंसेप्ट था जो गोदरेज कंपनी लेकर आई थी। इसके पहले जनरली सभी के क्या होते थे, हैंड वॉश लिक्विड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते थे। फिर धीरे से उसको लाइफ बॉय ने भी एक्सेप्ट करा और लाइफ बॉय का भी एक अपना छोटा सा पैक 10 रुपीज़ समथिंग का, और अगर आप उसको पानी में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हैंड वॉश बनकर आपका सस्ता सुंदर तैयार हो जाता है। तो उसी तरीके से अभी वापस से फिर गोदरेज ने अब क्या करा कि जो बॉडी वॉश जनरली लोग यूज़ करते थे, तो उन्होंने उसको सेम उस चीज़ में भी क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया कि अब बॉडी वॉश का भी आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और सॉल्यूशन को आप पानी में अगर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो बॉडी वॉश का सॉल्यूशन बनकर आपका रेडी हो गया। ये हो गया गोदरेज कंपनी का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है। अब इस न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का क्या किया, एडवर्टीजमेंट में शो किया। तो जनरली इसका क्या मतलब हो गया कि जब भी अगर कोई कंपनी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है तो उसका एडवर्टीजमेंट उनको बहुत प्रभावशाली ढंग से क्या करना होता है, देना होता है, क्योंकि लोगों के मन पर उनका एक गहरा इम्पैक्ट छूटे। इस तरीके से जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट टीवी में देखें तो आपको आपकी पढ़ाई के हिस्से क्या हो, उसमें एकदम से क्लिक हो जाए कि अच्छा ये हमने पढ़ा हुआ है और ये इस कंसेप्ट से क्या करता है, मैच करता है। या जब भी आपने देखा होगा कि ल्यूमिनस के सीलिंग फैन आए थे, तो उन सीलिंग फैन में क्या दिया था, बीच में एलईडी का कंसेप्ट था, फिर बीच में कुछ एक ऐसे इस तरीके से एसी या लाइट्स वगैरह, एलईडी बल्ब वगैरह बने कि जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब क्या है, न्यू स्ट्रेटेजी है, और इसको मार्केट में किस तरीके से लाया जाए ये भी क्या होता है बहुत। देखो जितना प्रोडक्ट बिकता है ना, वो डिपेंड करता है कि कितने बेहतर ढंग से उसको कस्टमर के सामने रखा गया है। इतना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट और बहुत साधारण सी उसकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, ऐसे में उत्पाद नहीं बिकता। अगर कोई साधारण भी उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट अगर बहुत अच्छे ढंग से की गई है तो कस्टमर के मन पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और कस्टमर फिर उसको क्या करता है, परचेज करता है।
तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में या जब भी कोई नया उत्पाद को प्रस्तावना रखी जाती है या उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो वो भी एडवर्टाइजिंग का स्कोप है। नेक्स्ट स्कोप इज टू द क्रिएट वाइड अवेयरनेस। एडवर्टाइजमेंट देना साथ ही साथ जागरूकता अवेयरनेस को भी क्या करना, फैलाना, क्योंकि ग्राहक जितना ज़्यादा अवेयर होगा वो अपना मिसयूज उतना ही कम होने देगा, है ना। या वो उत्पादों में जो सेम तरीके के प्रोडक्ट होते हैं उनमें वो कंपेयर करने के लिए क्या होगा, आज़ाद होगा, या उसको मालूम होगा कि भाई मुझे अपना सही और गलत खुद को समझना है या मुझे कहाँ पर डिफरेंस करके आना चाहिए। तो ये हो जाएगी उसकी अवेयरनेस की बात। कई बार व्यूज़ को थॉट्स को भी एडवर्टाइज किया जाता है, सिर्फ उत्पादों और सेवाओं को नहीं, ठीक है। साथ ही साथ जब व्यूज़ और थॉट्स को, जैसे हमने पढ़ा था जागो ग्राहक जागो वाला कंसेप्ट पढ़ा था, तो इस तरीके से बहुत सारे या एड्स अवेयरनेस को लेकर या कैंसर अवेयरनेस को लेकर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना, तो वो अवेयरनेस फैलाने का काम भी एडवर्टाइजिंग का ही हिस्सा होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में विज्ञापन करना, साथ ही साथ उसके बारे में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट स्कोप इज टू द इंक्रीज सेल्स। एडवर्टाइजमेंट इसीलिए किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट्स का, किसी भी सर्विसेज का, ताकि उसकी बिक्री को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। कंपनीज प्रोडक्ट बना बना के रख लें, दुकानदार अपनी दुकानों में सजा सजा के रख लें, सिर्फ इससे बिक्री नहीं होती है, आपको साथ ही साथ उनको एडवर्टीज भी करना है, आपको उनका विज्ञापन भी करना है, कस्टमर तक आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सूचना पहुंचानी है, इंफॉर्मेशन जो है वो फैलानी है, तभी जाके कस्टमर उसको देखेगा, समझेगा, कंपेयर करेगा, उसकी यूटिलिटी को जानेगा, या फिर दुकानदार से जाकर पूछेगा कि भाई मेरे लिए ये किस तरीके से बेनिफिशियल है या इसके क्या क्या उपयोग है। जब देखेगा ही नहीं, समझेगा नहीं, तो खरीदेगा कैसे, खरीदेगा नहीं तो बिक्री कैसे होगी, मतलब सेल्स नहीं बढ़ेगी। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर या कोई प्रोड्यूसर्स अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है तो दे मस्ट एम्फेसाइज ऑन द गुड एडवर्टाइजिंग। एंड द लास्ट स्कोप इज टू द जनरेट एम्प्लॉयमेंट। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो भी इजीली जनरेट। रोजगार भी क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है, किसके माध्यम से, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। तो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से रोजगार कैसे, कि भाई कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो रिटेलर्स को या होलसेलर्स को क्या करती है, अच्छे ऑफर देती है। तो अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट में या कोई रोजगार अपना स्वयं का करना चाहता है या कुछ अर्न करना चाहता है तो वो इस तरह की एजेंसीज को एक्सेप्ट कर लेता है या फ्रेंचाइजी ले लेता है, फिर उससे वो खुद क्या करता है, अर्न करता है कि अच्छा ये कोई प्रोडक्ट है, ये तो सिर्फ उसी शॉप पर क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो उस पर्टिकुलर बंदे का एम्प्लॉयमेंट, वो अभी तक बेरोजगार था लेकिन उस प्रोडक्ट की एजेंसी लेकर अब वो खुद अपने पैसे क्या कर रहा है, कमा पा रहा है। ऐसे बहुत दूसरे तरीके भी होते हैं। तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बताया कि सेल्स को, सॉरी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट या रोजगार को कैसे जनरेट किया जा सकता है या कैसे लोगों के बीच में एम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कहीं सेल्समैन आपसे अप्रोच करेंगे तो उनको रोजगार मिल जाएगा, आप उनको सैलरी बेसिस पर रख सकते हैं या कमीशन बेस पर आप उनको रख सकते हैं। तो जो भी तरीका आप अपना रहे हैं एडवर्टाइजिंग के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी, रोजगार को बनाने में भी क्या मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द नेचर एंड द स्कोप ऑफ एडवर्टीजमेंट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss the social, ethical, and one more legal aspects of the advertising.